हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, जो रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बारे में जानेंगे कुछ। तो इसमें हम रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बारे में चर्चा की गई है। तो शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं ऐसी क्या स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की तरह इसे देखा जा रहा है। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल एमर्स अकेडमी SS। यूक्रेन संकट सीमा से बाहर हो गया है। रूस यूक्रेन के कथित विसैन्यीकरण और नाजी प्रभाव मुक्ति के लिए आक्रमण करके पूर्वी यूक्रेन, डोनबास क्षेत्र के डोनेस्टक और लुहांस्क विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता प्रदान कर रहा है। मॉस्को का यह निर्णय यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने पर वर्ष 1975 के हेलसिंकी समझौते में व्यक्त सहमति को अस्वीकार करता है, जो वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत के लिए एक ओर जहां रूस उसके सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा एवं समय मानकों पर खरा उतरा है, आपूर्तिकर्ता बना रहा है, वहीं अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं यूके भारत के महत्वपूर्ण भागीदार हैं, जिन्हें नाराज करने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। भारत के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब तक जिस संतुलित दृष्टिकोण का पालन किया है, वही उपयुक्त व्यवहारिक तरीका हो सकता है। संघर्ष के कारण की बात करें तो शीत युद्ध के बाद के युग के मध्य यूरोपीय क्षेत्र को लेकर संघर्ष और गौरवपूर्ण रूसी अतीत को पुनर्जीवित करने की इच्छा को यूक्रेन संकट के मूल में है। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक संबंधों की साझेदारी करते हैं। रूस और यूक्रेन के जातीय रूप में रूसी भागों में कई लोगों के लिए दोनों देशों की साझा विरासत एवं भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए दोहन होता रहा है। सोवियत संघ के एक भाग के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति रखता था। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन यूक्रेन का रूस एवं पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर क्षेत्र होना, नाटो की सदस्यता पाने का यूक्रेन का प्रयास और काला सागर क्षेत्र में रूस के हितों के साथ ही यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन जारी वर्तमान संघर्ष में प्रमुख कारण है। वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करें, यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। इसके साथ ही यह एक 1990 के दशक में चले बाल्कन संघर्ष के बाद का पहला बड़ा संघर्ष है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ वर्ष 2014 के मिन्स्क प्रोटोकॉल और वर्ष 1997 के रूस नाटो एक्ट जैसे समझौते लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं। G7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की है। प्रतिक्रिया में अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान द्वारा रूस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। चीन ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को आक्रमण कहना स्वीकार नहीं किया है और सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह किया है। भारतीय पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा करने में शामिल नहीं हुआ था और इस मुद्दे पर किसी सार्वजनिक बयान से परहेज ही किया था। वर्तमान मामले में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव, जहां यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रामकता की कठोरतम शब्दों में निंदा की गई है, पर मतदान से अनुपस्थिति रहने का रास्ता चुना। इस अवसर पर भारत ने डायलॉग ऑफ डिप्लोमेसी शब्द पर जोर देते हुए कहा कि संवाद ही मतभेदों एवं विवादों को दूर करने का एकमात्र उपाय है और उनमें अफसोस जताया कि इस मामले में कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया। भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और चीन ने भी मतदान में भाग नहीं लिया। बात करें रूस का पक्ष और दृष्टिकोण के बारे में, तो रूस का दृष्टिकोण यह है कि नाटो के विस्तार में सोवियत संघ के विखंडन में पूर्व किए गए वादों का उल्लंघन किया है कि नाटो में यूक्रेन का प्रवेश रूस के लिए खतरे की स्थिति को पार कर जाएगा और नाटो की रणनीति मुद्रा रूस के लिए एक सतत सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है। सोवियत संघ और वार्सा संधि के विघटन के बाद भी एक राजनीतिक सैन्य गठबंधन के रूप में नाटो का विस्तार एक अमेरिकी पहल थी, जिसका उद्देश्य रणनीति स्वायत्तता के लिए यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखना और रूस के
पुनरुत्थान का मुकाबला करना है। सुरक्षा हितों और पूर्वी सोवियत गणराज्य में रूसियों के अधिकारों को रक्षा करने के आधार पर रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन संकट को उचित ठहराया गया था। रूस पश्चिम में यह आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में उसे भागीदार देशों का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि उसे भविष्य में इन सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो से प्रतिबंधित करने से इनकार कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है जो अपने स्वयं के सुरक्षा गठबंधनों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। बात करें भारत व इस संघर्ष के प्रभाव, तो भारत की बात करें तो भारत ने एक मिशन चलाया। मिशन का नाम है गंगा। यह मिशन एक निकासी मिशन है। यूक्रेन में भारत के 20,000 नागरिक हैं जहां में फंसे हुए हैं, जिनके लिए एक मिशन चलाया गया, निकासी मिशन चलाया गया, जिसका नाम है गंगा। इस मिशन के तहत एयर इंडिया फ्लाइट 3 बार में 900 से अधिक नागरिकों को ला चुकी है। एक ट्विटर हैंडल चलाया गया है गंगा हेल्पलाइन। एक ट्विटर हैंडल चलाया गया है जिसका नाम है ओप गंगा हेल्पलाइन। रूस यूक्रेन संकट भारतीय घरों और व्यवसायों के लिए रसोई गैस, पेट्रोल एवं अन्य ईंधन खर्चों को बढ़ा देगा। तेल की ऊंची कीमतों के माल ढुलाई या परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में अधिक समय तक ऊंचे बने रहने की स्थिति में उत्पन्न तनाव मुद्रास्फीति अनुमानों के संबंध में आरबीआई का विश्वसनीयता को प्रसन्नगत कर सकती है, जबकि इससे सरकार की बजटीय गणना, विशेष रूप से राजकोषीय घाटा भी प्रभावित हो सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत के तेल आयात बिलों में वृद्धि होगी और रुपए के दबाव में रहने से सोने का आयात पुनः बढ़ सकता है। रूस से भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात उसके कुल तेल आयात बिल का केवल एक अंश ही है और इस प्रकार की इसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन उर्वरकों और सूरजमुखी के तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। रूस को निर्यात भारत में कुल निर्यात का 1% से भी कम है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स एवं चाय के निर्यात को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि CIS देशों को शिपमेंट में भी कुछ कठिनाई आएंगी। माल ढुलाई दरों में बढ़ोतरी के कुल निर्यात भी कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है। आगे की राह क्या रहने वाली है? अगर आगे की राह के बारे में बात करें, इसके जो आगे की राह रहेंगी उसके बारे में बात करें तो तत्काल युद्ध विराम। शीत युद्ध काल के विपरीत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था गहनता से एकीकृत है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की लागत बहुत गंभीर हो सकती है, जो अभी ही यूक्रेन में जीवन की हानि और पीड़ा के रूप में प्रकट होने लगी है। दुनिया अभी भी कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। बात करें कोविड-19 महामारी के समय में भारत ने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन 2020। इस मिशन से भारत से बाहर रहने वाले लोगों को इंडिया में लाना था, जिससे 30 अप्रैल 2021 तक 60 लाख लोगों को भारत में लाया जा चुका था। इस कोविड-19 की महामारी में यह मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन 2020। बात करें जिससे निर्धनतम देशों और लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया गया है। ऐसे समय विश्व एक युद्ध प्रेरित मंदी का सामना कर सकने में अक्षम ही होगा। यह दायित्व रूस पर है कि वह तत्काल युद्ध विराम लागू करे और फिर दोनों पक्ष वार्ता करें। संघर्ष आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं है। यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो जिस तरीके से रूस में कथित गलत को सही करने का निर्णय लिया है, उसे तर्कसंगत ठहराए बिना भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान संकट किसी न किसी प्रकार यूरोप में एक विखंडित सुरक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है। समन्वित सुरक्षा व्यवस्था में वर्तमान वास्तविकता का प्रतिबंध महज शीतयुद्धकालीन परिणाम नहीं हो सकता और इसे आंतरिक रूप से संचालित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसी यूरोपीय व्यवस्था जो व्यवहारिक वार्ता के माध्यम से रूस की चिंताओं को अर्जित नहीं करे, लंबे समय तक स्थिर नहीं बनी रह सकती। मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना स्थिति का एक व्यवहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने में निहित है। इस प्रकार पश्चिमी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने और सीमा पर सापेक्ष शांति बहाली के लिए मिन्स्क समझौते के अनुरूप अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भारत विशिष्ट आगे की राय क्या है? भारत की जो आगे की राय है वो क्या है? भू राजनीतिक पहलू।
भारत को रूसी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुछ तत्कालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने के लिए एक रणनीति साझेदारी की ओर से दबाव और दूसरे साझेदार की वैध चिंताओं को समझने के बीच एक संतुलन साधना होगा। वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे से उत्पन्न संकट के दौरान भारत ने इन दबावों को कुशलता से प्रतिबंधित किया था और अपेक्षित है कि वह एक बार फिर प्रभावी ढंग से इस संकट को प्रभावित करेगा। आर्थिक पहलू के बारे में बात करें, राजकोषीय दृष्टिकोण से सरकार जो बजट में अपने राजस्व अनुमानों को लेकर रूढ़िवादी रही है के पास एक वैश्विक मंथन के बीच मुद्रास्फीति अनुमानों को कम करने के लिए घरेलू ईंधनों करों में पूर्व क्रय कटौती करने, खपत स्तर को कम करने और भारत की नाजुक पोस्ट कोविड रिकवरी को जारी रखने का अवसर मौजूद है। एक संतुलित दृष्टिकोण की बात करें तो भारत रूस संबंधों ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली को अफगानिस्तान पर वार्ता और मध्य एशिया में पूरी तरह बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि अमेरिका के साथ भी कुछ लाभ की स्थिति प्राप्त हुई। इसके साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके सभी महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ साथ सामान्य रूप से पश्चिमी विश्व के साथ भारत के संबंध किसी एक घटना या विश्व तक सीमित नहीं है। दिल्ली को यह ध्यान में रखते हुए कि किसी भी देश को क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का कोई औचित्य नहीं है, सभी पक्षों में बातचीत जारी रखनी चाहिए और अपने सभी भागीदारों के साथ संलग्न बने रहना चाहिए। भारत को दबाव बनाने वाले देशों के समक्ष यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका हमारे साथ हमारे विरुद्ध का फॉर्मूला रचनात्मक व आत्मपरक नहीं माना जा सकता। सभी पक्षों के लिए सर्वोत्कृष्ट राह यह है कि वह एक कदम पीछे हटें और समग्र युद्ध की संभावना को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि विश्व में विभाजन उत्पन्न हो और एक बार फिर शीत युद्ध की स्थिति बने। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।